Hello दोस्तों, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia visa options. इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ऑप्शंस के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं या वहाँ पे स्टडी करना जाना चाहते हैं, जहाँ आप वहाँ पे जो है सिर्फ टेम्परेरी घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको जो है वीज़ा सब क्लासेस के बारे में बताऊँगा कि आप जो है कौन कौन से वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं टू मूव परमानेंटली टू ऑस्ट्रेलिया और जस्ट फॉर टेम्परेरी पर्पस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको जो है अपडेट्स मिल सके। आप हमें जो है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो है परमानेंट वीज़ाज़ की बात कर लेता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए परमानेंट रेजिडेंट मूव होना चाहते हैं फ्रॉम ऑफशोर या फ्रॉम इंडिया से अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वीज़ा सब क्लासेस होती हैं, सबसे पहले आ जाती है वीज़ा सब क्लास 189, देन आ जाती है 190 एंड 491। जो 189 एंड 190 है वो परमानेंट वीज़ाज होते हैं। जो 49 होता है वो प्रोविजनल पीआर होती है लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी। तो इन वीज़ाज पे जो है आप वहाँ पे जाके जो है डायरेक्टली पीआर पे मूव हो सकते हैं। इसके लिए जो है आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए और आपका पास जो है अपनी ऑक्यूपेशन में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे आप आईटी टेक्नीशियन हो, चाहे मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, या चाहे कोई ट्रेड कोर्स है आपका या ट्रेड ऑक्यूपेशन है, तो ये कोई भी आपके ऑक्यूपेशंस हैं तो आप जो है इजीली अपनी पीआर डाल सकते हैं। ये जो सारे वीज़ास हैं पॉइंट बेस्ड होते हैं। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट्स होते हैं वो 65 होते हैं, लेकिन जो इनविटेशन आते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड कितनी है। जैसे कि अगर कोई नर्सिंग में अप्लाई कर रहा है तो उनको 65-70 पे भी इनविटेशन आ जाता है। टीचर्स को भी 65-70 पे जो है इनविटेशन आ जाते हैं। तो इसके बाद अगर कोई अकाउंटेंट या आईटी टेक्नीशियन है तो उनके पास जो है 80-90 पॉइंट्स जो होने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा जो है कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो तो जो आपके पॉइंट्स हैं वो 80-90 होने उसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है कंपटीशन है। और ये जो सारे ऑक्यूपेशन हैं प्रो राटा ऑक्यूपेशन हैं कि जिनके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उनको पहले वो इनवाइट करते हैं, और इनमें जो है अप्लाई करने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी जल्दी आपको जो है पीआर के लिए वो इनवाइट करते हैं। आपको पहले अपनी जो है एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि अगर उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, आप उतने पॉइंट्स अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते जितने जो है लास्ट इनविटेशन राउंड में जो है उन्होंने कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था। अगर आप इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, दैन जो है आप दूसरी ऑप्शंस देख सकते हो। इसके बाद जो वीज़ाज़ आ जाते हैं वो आ जाते हैं वर्क वीज़ाज़। वर्क वीज़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अवेयर भी कर देता हूँ कि ज़्यादातर लोग वर्क वीज़ाज़ के लिए इंडिया से एलिजिबल नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि उनकी जो है एलिजिबिलिटी नहीं बनती। वर्क वीज़ाज़ जो होते हैं वो होते हैं सब क्लास 482 एंड 186। 186 जो है पीआर ही होती है, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पीआर होती है। जो 482 होता है वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर जो है वर्क वीज़ा होता है। उनके लिए एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप 482 वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योर ऑक्यूपेशन। यानी कि आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट, जनरल अकाउंटेंट, टैक्सेशन अकाउंटेंट, जिसमें भी आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है उसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डेवलपर प्रोग्रामर हो तो डेवलपर प्रोग्रामर में के ऑक्यूपेशन में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप ऑडिटर हो तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप मैनेजर हो तो आपका 2 साल का मिनिमम मैनेजर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा 2 साल के एक्सपीरियंस के अलावा आपके पास एक जो है अप्रूव्ड एम्प्लॉयर भी होना चाहिए। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का मतलब कि जिस एम्प्लॉयर के पास जो है एक नॉमिनेशन अप्रूवल हो कि वो किसी को ओवरसीज से या जो है इंटरनेशनल वर्कर को स्पॉन्सर कर सके। तो इस केस में ज़्यादातर लोगों के पास जो है एम्प्लॉयर नहीं होता, उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं होता। इट इज़ सिमिलर टू LMIA इन कनाडा कि आपको जो है एम्प्लॉयर ढूंढना होता है जो आपको स्पॉन्सर कर सके। लेकिन काफ़ी कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो आपसे 35-40-50 लाख रुपए भी मांग लेती हैं
कि वो आपको जो है एम्प्लॉयर दिलवा देंगी जो आपको स्पॉन्सर करेगा। तो आपको जो है अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वीज़ा होता है इसमें काफ़ी कंडीशंस होती हैं। आपके पास इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो आप किसी भी और एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह तक का जो है क्लोज्ड वर्क परमिट होता है कि आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना होता है 2 से 3 साल टू अप्लाई योर पीआर। और उसके अलावा आपकी जो मिनिमम सैलरी है, वेजेस है, वो 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होनी चाहिए पर एनम। अगर इससे कम सैलरी है तो वो जो है आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो आपके एम्प्लॉयर को आपके टैक्सेस भी पे करने होते हैं, आपको पीएफ यानी कि सुपर एनुएशन भी पे करना होता है। तो इसलिए जो इसका एम्प्लॉयर ढूंढना है वो बड़ा मुश्किल होता है। सो इसके बाद होता है 186 सब क्लास, जो कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पीआर होती है। 186 जो पीआर होती है उसमें भी आपको अप्रूव्ड एम्प्लॉयर चाहिए होता है जिसने अपना नॉमिनेशन अप्रूव करवाया हो डायरेक्ट एंट्री। इस केस में क्या होता है कि आप पहले उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे होने चाहिए। तो आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए। ये ऑफ शोर वाले लोगों के लिए है, ये ऑन शोर लोगों के लिए ही है जो एक एम्प्लॉयर के साथ ही पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं और वो उनको जो है स्पॉन्सर करना चाहता है। सो इसके बाद अगर आपकी इसमें एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो नेक्स्ट जो वीज़ा आ जाता है वो आ जाता है स्टडी वीज़ा, जो कि सब क्लास 500 होता है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं और वहाँ पे जाके जो अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट डालते हैं, यानी कि 485 वीज़ा लेते हैं। तो इसमें स्टडी वीज़ा के लिए क्या है कि अगर तो आपने इंडिया से 12th की हुई है तो आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, आप रिसेंट ग्रेजुएट होने चाहिए 12th में। अगर आप 2024 के इंटेक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर 12th, तो आपकी जो 12th है 2023 में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने 2022 में अपनी 12th कंप्लीट की है तो यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको एडमिशन नहीं देगी। अगर आपको कोई कॉलेज एडमिशन दे भी देता है तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। सो 2024 में अप्लाई करने के लिए 2023 वाले या 24 वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2025 के इंटेक में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने जो है अपनी 12th 2024 में की होनी चाहिए। 2023 वाले बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इन यूनिवर्सिटीज़। तो इसके अलावा अगर आपने इंडिया से अपनी बैचलर डिग्री की हुई है और आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें गैप चल जाता है, एज लॉन्ग आप उसको जस्टिफाई कर सकें विद वर्क एक्सपीरियंस। तो उसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस क्लेम ना करें, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी पे स्लिप्स एंड सैलरी क्रेडिट्स भी देखती हैं कि आपको जो है पिछले 3 से 6 महीने जो है सैलरी अकाउंट में आई हुई है जो भी आपने वर्क एक्सपीरियंस क्लेम किया है। सो अप टू 7, 8, 10 ईयर्स तक का भी वर्क एक्सपीरियंस चल जाता है डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटीज टू अप्लाई योर स्टडी वीज़ा एंड टू गेट योर ऑफर लेटर एंड COE फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास जो है सारे गैप जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की इनकम जो है 10 से 12 लाख होनी चाहिए कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, और उनके पास एटलीस्ट 30 लाख के जो है वेल मेंटेन्ड फंड्स होने चाहिए। वेल मेंटेन का मतलब कि एटलीस्ट 4 मंथ्स उन्होंने जो है फंड्स होल्ड किए हों। वैसे तो यूनिवर्सिटी की एंड इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो 3 मंथ्स है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपसे पिछली बैंक स्टेटमेंट्स भी मांग लेती है कि पिछली स्टेटमेंट्स भी दो अगर उनको कुछ भी सस्पिशियस लगता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ्स पुराने जो है फंड्स होने चाहिए इन योर बैंक अकाउंट टू अप्लाई योर स्टडी वीज़ा। आपके पास गैप जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पेरेंट्स की जो है इनकम, अगर दोनों वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं 13-14 लाख होनी चाहिए ऑन इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगर सिंगल पेरेंट आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी जो है 10 लाख से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाता है जो टूरिस्ट वीज़ा, जहाँ सब क्लास 600 वीज़ा, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा जहाँ विजिटर वीज़ा भी बोल देते हैं। तो जो लोग वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ वहाँ पे जाके जो है अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वो यूजली जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो विजिटर वीज़ा में भी जो है 2 डिफरेंट तरह के वीज़ास होते हैं। एक होता है सब क्लास 600 फैमिली स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें जो है कि आपके रियल भाई बहन यानी कि आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर भाई बहन या सन डॉटर वहाँ पे जो है PR या सिटीजन होने चाहिए। तो जो ये वीज़ा होता है इसमें 8503 कंडीशन लगती है, जो नो फर्दर स्टे कंडीशन होती है मैंडेटरी। इसमें आप जो है अपना दूसरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। और जो नॉर्मल स्ट्रीम वाला टूरिज़म या फैमिली विजिट वाला सब क्लास 600 वीज़ा होता है, उसमें जो है आप वहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं वीज़ा। राइट नाउ अभी तक जो है किसी भी एप्लीकेंट पे इंडिया से जो है 8503 कंडीशन नहीं लग रही थी। काफ़ी लोगों ने अपना जो है
टूरिज़्म स्ट्रीम में जो है सब क्लास 600 वीज़ा लिया और वहाँ पे जाके स्टडी वीज़ा में चेंज करवाया, लेकिन गवर्नमेंट इसको भी जल्दी ही चेंज करने वाली है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर भी जो है नो फर्दर स्टे की कंडीशन यानी कि 8503 कंडीशन लगनी शुरू हो जाए, यानी कि आप वहाँ पे जाके कोई भी वीज़ा चेंज नहीं कर सकते। उस केस में आपको सिर्फ वो जो है वीज़ा घूमने फिरने के लिए देंगे कि आप एक बार ऑस्ट्रेलिया आओ, यहाँ पे 10-15 दिन 1-1.5 महीना यहाँ पे घूमो फिरो और इसके बाद वापस चले जाओ। हमारे रिसेंटली जो वीज़ास आए थे ऑस्ट्रेलिया से, विजिटर वीज़ा से, उन पे ये कंडीशन अभी तक नहीं लगी, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ये लगनी शुरू हो जाए। और उसका ज़रूरी नहीं है कि वो यंग एप्लीकेंट्स पे ही ये कंडीशन लगाएंगे, वो पेरेंट्स पे भी लगा सकते हैं। और उनको कुछ भी अगर सस्पिशियस लगेगा तो वो उसी एप्लीकेंट पे जो है कंडीशन लगाएंगे। तो हो सकता है 50-60% लोगों पे वो ये 8503 कंडीशन लगानी शुरू कर दें। अगर 30-40% लोगों पे ये कंडीशन नहीं लगती तो वो जो है वहाँ पे जाके अपना जो है वीज़ा चेंज कर सकते हैं, उसको जो है स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द सब क्लासेस ऑफ वीज़ा कि आप वहाँ पे परमानेंटली मूव हो सकते हैं इंडिया से। उसके अलावा आपको मैंने वर्क वीज़ा की ऑप्शन भी बता दी, स्टडी वीज़ा की भी बता दी और विजिटर वीज़ा की भी बता दी। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो है कौन सी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो है दूसरे रूट्स जो है ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।